हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10 के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग को कवर करेंगे। लेट्स बी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। पुराने रोट लर्निंग मेथड और सिंपल चार्ट रीडिंग से अब काम नहीं चलेगा। बोर्ड का फोकस अब कॉम्पिटेंसी और क्रिटिकल थिंकिंग पे है। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्राफ के डेटा को सिंपली पैराग्राफ में कॉपी पेस्ट करने से आपको 5 मार्क्स फुल मिल जाएंगे, then you need to question that assumptions right now। इस टॉपिक में आपको फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है। नो फ्लफ, नो पर्सनल ओपिनियन। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द एग्जैक्ट फॉर्मेट, द रूल्स एंड द हाई यील्ड वोकैबुलरी you need to write a perfect 120 word analysis। So without wasting time, let's get started। In this video, we are going to cover what is an analytical paragraph and its objective। इसका मतलब है कि हम पहले जानेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। फिर फॉर्मेट, जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 पार्ट होंगे, इसे समझेंगे। फीचर्स ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ, मतलब कि एनालिटिकल पैराग्राफ के क्या मेन फीचर्स हैं जिससे कि वो अच्छा माना जाता है। मार्किंग स्कीम देखेंगे और कुछ हाई यील्ड वोकैबुलरी पे चर्चा करेंगे जिसका यूज़ करके आप एक अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल्स विद सैम्पल आंसर्स। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ एन एनालिटिकल पैराग्राफ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है और इसका पर्पस क्या है, क्यों इसे करना ज़रूरी है या क्यों इसे दिया जाता है। एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ही एक फॉर्म है जो कि चार्ट, ग्राफ, डेटा, क्लूज, आउटलाइन, टेबल, इसके आधार पे लिखा जाता है। मतलब क्वेश्चन में आपको ये सब दिया जाएगा, या तो चार्ट होगा या ग्राफ होगा या डेटा होगा, क्लूज होंगे, आउटलाइन, टेबल, ये सारी चीज़ें में से कोई एक चीज़ तो दी ही होगी जिसके आधार पे आपको उसको रीड करना है, उसको समझना है, और फिर आप उसके बारे में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे। वाइल राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखें तो ये याद रखिए कि जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको ज़रूर डिस्क्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उनको आपको अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में शामिल करना है। वैसे एनालिटिकल जो है वर्ड, ये एनालिसिस से ही बना है। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। जैसे कोई भी चीज़ दी गई है उसको अच्छे से एक सीक्वेंस में उसको आप उस पर चर्चा करें, डिस्क्राइब करिए उसको। और कई बार सुना होगा आपने हिंदी में विश्लेषण, संश्लेषण। संश्लेषण जो है वो विश्लेषण का ही उल्टा है। बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड, उन्हें एक जगह कंबाइन करना होता है, और एनालिसिस जो होता है उसको अलग अलग तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। 3 पार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेट है: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। क्योंकि आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है वो 120 वर्ड है, 100 to 120 वर्ड, तो इसलिए आपको एक प्लान कर लेना चाहिए कि इंट्रोडक्शन 1 और 2 लाइन में, बॉडी 4 और 6 लाइन में, कंक्लूजन अगेन 1 और 2 लाइन में। तो ये आपकी जो कंप्लीट लाइन हो जाएंगी, इनको अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके 120 वर्ड्स हो जाएंगे। ये एक एवरेज स्पेकुलेशन है, लेकिन एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, 1 और 2 लाइन में आप देखिए कि आपके कितने वर्ड्स आते हैं। कि कोई वर्ड और 2 लाइन में इंट्रोडक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, और कोई जिनकी राइटिंग थोड़ी बड़ी होती है वो और ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनर को एक असेसमेंट, एक इमेज प्रेजेंटेशन के दिमाग में होती है। अगर आपके बड़े स्क्रिप्ट हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे थोड़ा प्रैक्टिस करके कम कीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा बड़े स्क्रिप्ट लिखने में आधा पेज तो आपका इंट्रोडक्शन ही हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल एग्ज़ामिनर के मन में आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है 120 वर्ड। अब बैठ के तो कोई गिनता नहीं उतना, एक आइडिया रहता है कि हाँ इतनी लाइन है तो इतने वर्ड्स होंगे, ठीक है।
तो कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एग्ज़ामिनर की साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो एवरेज वो किया है वो मैंने आपको डाल दिया है कि राइटिंग आपकी जो है, जो आपका स्क्रिप्ट है, मीडियम होना चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। बहुत छोटा भी होगा तो पढ़ना मुश्किल होगा, एग्ज़ामिनर इरिटेट हो सकता है। खुद को आप एग्ज़ामिनर की जगह रख के देखिए। आपको कोई चीज़ वैसी पढ़ने में दी जाए जिससे आपको बार बार बहुत स्ट्रेस हो पढ़ने में, तो इरिटेशन तो होगा। और फिर अगर आप चाहे कितना भी सही लिखें, एग्ज़ामिनर जो है वो आपके मार्क्स पूरे नहीं देगा, क्योंकि 1 घंटे में या जो भी है, एग्ज़ामिनर को सिर्फ आपकी ही कॉपी चेक नहीं करना है। तो फिर से एक बार रिवाइज़ करूँगी। इंट्रोडक्शन 1 और 2 लाइन में लिखिए, बॉडी 4 to 6 लाइन, और कंक्लूजन 1 और 2 लाइन में ख़त्म कीजिए। और उसके लिए स्टार्टर वर्ड दिया है, कुछ फ्रेजेस दिए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे द गिवन ग्राफ इलस्ट्रेट्स और डिस्क्राइब्स, कोई भी वर्ड आप लगाइए। द गिवन स्टार्ट ऐसे कीजिए। फिर बॉडी में आप जो है, चाहे तो बॉडी में तो आपको डिस्क्राइब करना होगा, उसके लिए आगे की स्लाइड में मैं आपको कुछ हाई यील्ड वोकेबलरी दे दूंगी जिसका यूज़ आप बॉडी में कर सकते हैं। और कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन से आप कंक्लूड कीजिए, या फिर ओवरऑल या इन कंक्लूजन को हिंदी में संक्षेप में कहते हैं, कि सब कुछ करने के बाद एक संक्षेप में आप उसे बता दीजिए। फीचर्स जो है, कैसे एक एनालिटिकल पैराग्राफ के क्या अच्छे फीचर्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे स्कोर मिलें। जैसे कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, चार्ट है, डेटा है, टेबल है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, क्लूज़ हैं, जो भी दिया गया है उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है, ये पहला फीचर है एनालिटिकल पैराग्राफ का। इसके बाद है इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब वही गागर में सागर, छोटे में बहुत कुछ समझाइए और समझ में आना चाहिए। तो उसमें यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है, चाहे वो चार्ट हो, टेबल हो, डेटा हो, ग्राफ हो, वो सब इंक्लूड होना चाहिए, उसका हर पार्ट इंक्लूड होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। फैक्चुअल मतलब जो भी फैक्ट्स दिए हैं उसको सही तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए, या एनालिटिकल पैराग्राफ में उसका जो फैक्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज आपकी सिंपल हो, मतलब बहुत टफ वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा सुनने, बिकॉज़ ये आप दूसरे के लिए लिख रहे हैं। कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ ये कोई लिटरेरी वर्क नहीं है, पोएम नहीं है ये, ना ही कोई प्रोज है, तो ये एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। और लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। एक्यूरेट मतलब जो है, जो आपके ग्रामर हैं, जो कुछ है, और किस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड सही है, आपने एक्यूरेट वर्ड यूज़ किया है या नहीं, ये भी एक मेन फीचर माना जाता है। फिर फिगर्स एंड क्वांटिटीज़ जो है, उसमें आप जो कुछ भी दिया गया है, जो फिगर्स दिए गए हैं उसको सही लिखिएगा, उसको गलत ना हो। कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो वो ध्यान रखिए। ईयर लिखना कुछ है, आप कोई और ईयर लिख देते हो जल्दी में। एग्ज़ाम के समय कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, तो उसको ध्यान रखिए। और टेंस, कंसिस्टेंट टेंस, जो भी टेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट उस पर रखिए कि उस पूरे पैराग्राफ में वही टेंस यूज़ कीजिए। अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं, इलस्ट्रेट्स है, तो सारे में आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कीजिए। और अगर आपको कोई पास्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी रखिए। नो पर्सनल ओपिनियन, कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन नहीं, क्योंकि ये फैक्ट जो दिया है उसी को आपको डिस्क्राइब करना है, आप अपना उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई रिपोर्ट राइटिंग होती है या कोई और डिस्क्रिप्शन होता है तो हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। वी कैन सी, जैसे ये एक्टिव वॉइस है, कैन बी सीन पैसिव वॉइस है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी सीन इन लास्ट 2 years। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए। नाउ हियर इज़ द मार्किंग स्कीम। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, इस पे CBSE ने कुछ मार्किंग स्कीम बनाई है। जैसे कंटेंट जो आप लिखेंगे वो 2 मार्क्स का होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, जो वो भी 2 मार्क्स का। इसका मतलब होता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कैसे कर रहे हैं और बीच में
कैसे आपने जो फैक्ट्स को डाला हुआ है वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, और एक्यूरेसी में ग्रामर, स्पेलिंग, टेंसेस, ये सारी चीज़ें, और सही वर्ड यूज़ किया है या नहीं, और ओवरऑल टोटल 5 मार्क्स। ये मार्किंग स्कीम है। वर्ड लिमिट मैंने बता ही दिया है, 120 वर्ड, 100 to 120, मिनिमम 100, 120 मैक्सिमम। नाउ हियर हाई यील्ड वोकेबुलरी। जब भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में अपवर्ड ट्रेंड बताना है तो ये वर्ड कुछ अच्छे हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, तो एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। जैसे सर्ज्ड, एस्केलेटेड, पीक, ये कोई टफ वर्ड नहीं है। स्काई रॉकेटेड थोड़ा सा आपको लग सकता है, तो बाकी के 3 आप यूज़ में, मेरा काम है आपकी वोकेबुलरी को बढ़ाना, इसलिए मैं कुछ और भी वर्ड डाल के आपको बताना चाहती हूँ। एक बार अगर आप यूज़ कर लिए तो आपके लिए नया नहीं रहेगा, सिंपल ही लगेगा। डाउनवर्ड ट्रेंड बताना है तो प्लमेटेड, डिक्लाइंड, ड्रॉप्ड शार्पली, बॉटम्ड आउट। और अगर कांस्टेंट या फ्लक्चुएशंस बताने हैं, स्टैग्नेटेड, प्लेटूड, फ्लक्चुएटेड वायलेंटली। कंपैरिजन के लिए इन स्टार्क कंट्रास्ट, सिमिलरली, वेयर एज, अ मार्जिनल डिफरेंस एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ये कुछ हाई यील्ड वोकेबुलरी हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, सैम्पल पेपर सॉल्व करते समय जो ये राइटिंग स्किल है, कई स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि ये तो ऑन द स्पॉट लिख लेंगे, लेकिन ऐसा कभी मत कीजिए। मेरी एडवाइस है, द मोर यू राइट द मोर योर वोकेबुलरी विल इंक्रीज, एंड आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा, टेंसेस मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दिया गया है। Below is a graph given showing birth and death rates in a country from 1901 to 21-1. Write an analytical paragraph 100 to 120 या 150। उस समय ये किसी साल आया था तो उस समय 150 था वर्ड लिमिट, पर आपके लिए 120 है, याद रखिए। अब ये ग्राफ दिया है तो आपको इसके आधार पे कैसे लिखना है, इसका कुछ गाइडलाइंस है नेक्स्ट स्लाइड में। एनालिटिकल समरी, आप टॉप में आप हेडिंग डाल सकते हैं जब भी आप इसको स्टार्ट करें ये क्वेश्चन, तो बस आपको हेडिंग में यही देना है, और उसकी हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्वेश्चन की हेडिंग उसमें नहीं डालना है, बस एनालिटिकल समरी डाल दीजिए। और बर्थ रेट ट्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा हेडिंग डाल के किया है, तो ये भी एक तरीका है पैराग्राफ राइटिंग का, एनालिटिकल। इससे बहुत ही क्लैरिटी है। बर्थ रेट ट्रेंड्स एक जगह पढ़ा जा सकता है, डेथ रेट ट्रेंड्स एक जगह, ओवरऑल कंक्लूजन आप देख सकते हैं। वेरी क्लियरली रिटन एंड यू मे गेट गुड मार्क्स। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, पाई चार्ट का है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके 2002 ईयर का ये दिखाया जा रहा है। अब इसमें अलग अलग कलर से अलग कैटेगरीज बताई गई हैं, तो आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे। द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स या डिस्क्राइब्स भी कर सकते हैं, जो वर्ड आपको इजी लगे। 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड लिविंग, 7 कैटेगरी हाउस होल्ड लिविंग की है, यूके की बताई जा रही है। इन यूके इन 2002 या 2001, जो भी क्वेश्चन में दिया हो वही आपको लिखना है। इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट। देखिए कैसे एविडेंट, मतलब पाई चार्ट से ये स्पष्ट होता है। 26% मतलब सबसे ज़्यादा वाला परसेंट को पहले उन्होंने बताने की कोशिश की है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको जो समझ में आए, जैसे भी है, फैक्ट सारे आपको इंक्लूड करने हैं। जितने डिवीज़न, जितने कैटेगरीज हैं, सबके बारे में बताना है, उसको छोड़ना नहीं है। ओवरऑल फिर कंक्लूजन, 14 ऑफ हाउस होल्ड इन यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी। The younger generation had a great poor percentage than their aged counterparts. Couples without children had better economic condition than those with children. Then third example में कुछ clues दिए हैं। Urban teenagers are currently spending an average 6 hours a day. ये स्क्रीन टाइम आजकल ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है डिस्कशन का। तो बताया जा रहा है कि जो यंगर जनरेशन अर्बन एरिया में रह रही है, उनका जो स्क्रीन आवर टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6 hours a day, एंड एज अ रिज़ल्ट वो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो कम होती जा रही हैं।
तो ये पैराग्राफ में देखिए, जैसे इसमें भी यही कहा जा रहा है कि इलस्ट्रेट्स की जगह यहाँ हाईलाइट वर्ड यूज़ किया है। तो अब आपने 3 सैम्पल आंसर देखे, तीनों का अलग अलग स्टार्टिंग है। तो आप इस तरह से कोई भी स्टार्टिंग को आपके लिखते समय जो भी आपको सूटेबल लगे, जब आप अभी तो हमने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया, अगर आप 10 या 5-6 ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी वर्ड सामने आएंगे एंड वोकैबुलरी आपकी रिच रहेगी। अब हाइलाइट्स द एस्केलेटिंग स्क्रीन टाइम। एस्केलेटिंग का मैंने आपको बताया था, यहाँ यूज़ किया गया है अमंग टीनेजर्स एंड इट्स डायरेक्ट कोरिलेशन विद डिक्लाइनिंग फिजिकल एक्टिविटी। स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी टाइम जो हो रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है। एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट द आउटडोर एक्टिविटी, और वो कितनी परसेंटेज कम होती गई, 40%। इस तरह से आपको ओवरऑल देखिए, लास्ट में ओवरऑल द टेक्स्ट क्लियरली इस्टेब्लिशेस दैट द डिजिटल इमर्शन ऑफ, मतलब टेक्स्ट के थ्रू क्या आपको पता चल रहा है वही आपको बताना है। आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है कि अच्छा है बच्चों को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नो नीड टू से, ओनली थिंग यू हैव टू डिस्क्राइब द फैक्ट। तो क्लियरली इस्टेब्लिश कर रहा है दैट डिजिटल इमर्जन ऑफ अर्बन यूथ इज़ डायरेक्टली इरोडिंग देयर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी। तो ये जो इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्क्रीन टाइम में है, तो वो उसका रिज़ल्ट जो हो रहा है, उसका असर जो है इनकी आउटडोर एक्टिविटी जो डिक्लाइन हो रही है उस पर पड़ रहा है। प्रेजेंटिंग अ क्रिटिकल काउंटिफिएबल हेल्थ चैलेंज, और जो कि एक हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है। बस यही है, बहुत सिंपल है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के सिंपल नहीं लगेगा आपको। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल बी कंफर्टेबल। Now how to score 5 out of 5 in analytical paragraph? Here are few tips. Do not confuse analytical writing with descriptive writing. Descriptive writing और analytical writing में फ़र्क है, इस चीज़ को आप confuse मत होइए, क्योंकि analytical में fact को ही केवल describe करना है और descriptive writing में आप अपनी imagination भी use करते हैं। फिर repetition can be a deterrent to include a variety of observation. कोई भी चीज़ को रिपीट मत कीजिए, बार बार एक ही लाइन को रिपीट करेंगे तो एग्जामिनर चिढ़ जाएगा। ऑब्जर्वेशन जो आपका है उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन रखिए, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर सकें फैक्ट को। फिर इट रिक्वायर्स एग्जामिनिंग द गिवन एलिमेंट क्लोजली एंड शेयरिंग इनपुट्स बेस्ड ऑन गिवन स्टिमुलेंट। मतलब कि अच्छे से जो भी दिया है डेटा या जो भी क्वेश्चन में दिया है एग्जामिन कीजिए, वे कीजिए और फिर लिखिए। प्लीज़ अवॉइड लूजिंग मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल एरर्स। इन चीज़ों से आपके मार्क्स कटेंगे, तो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल, मतलब ऐसे वर्ड मत यूज़ कीजिए जिनके स्पेलिंग के बारे में आपको डाउट हो। मान लीजिए आपको एस्केलेटिंग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम हो रही है, तो डिक्लाइन आप मतलब इंक्रीजिंग कर दीजिए, या कुछ भी वर्ड सिंपल भी यूज़ करिए, लेकिन खाली वो वर्ड यूज़ करने के लिए और आपको डाउट है स्पेलिंग में, तो प्लीज़ अवॉइड। और इसीलिए मैं प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। आप अगर 3-4 बार वो वर्ड प्रैक्टिस में यूज़ कर लेंगे तो आपको स्पेलिंग का डाउट भी नहीं होगा। और ग्रामेटिकल एरर आपको मालूम है, जो भी ग्रामर आपने सीखा है, चाहे वो प्रपोजिशन का हो, चाहे वो टेंस का हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, चाहे पैसिव वॉइस का हो, वो सही होना चाहिए। इट कैरीज नो टाइटल और हेडिंग। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि टाइटल या हेडिंग देने की, केवल ऊपर आप डाल दीजिए हेडिंग रही एनालिटिकल पैराग्राफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट कही है उस पर स्टिक कीजिए। बी वेरी स्ट्रिक्ट to avoid the wastage of time as well as deduction of marks। मतलब अगर आपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखा तो ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। सो दैट इज़ द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क फॉर एन एनालिटिकल पैराग्राफ। हमेशा याद रखिए, आपका कंक्लूजन एक सिंगल पावरफुल समरी सेंटेंस होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और राइटिंग स्किल में शॉर्टकट काम नहीं आता है। सो एनालाइज द एक्सेप्ट्स लॉजिकली। वर्ड लिमिट को कभी भी एक्सीड मत करना, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं। आज ही एक सैम्पल डेटा शीट उठाइए और सिर्फ बॉडी और कंक्लूजन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इंट्रोडक्शन तो आप लिख लेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ पार्ट क्वेश्चन में दिया होता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।